बात करें अगर हार्ड एंड सॉफ्ट अंडर राइटिंग की, तो अंडर राइटिंग का टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो अंडर राइटिंग पब्लिक इशू का वो पार्ट होता है जिसमें अंडर राइटर को ही शेयर्स अलॉट होते हैं, और इन केस अगर जनता के पास पूरे पैसे नहीं होते या फिर जनता सारे शेयर सब्सक्राइब नहीं करती है, तो मर्चेंट बैंकर को अपने अकाउंट से वो शेयर सब्सक्राइब करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं अंडर राइटिंग। तो लेट्स से कि 5000 करोड़ का आईपीओ आया था, तो जनता गरीब निकली और उसने 4000 करोड़ के शेयर्स ही सब्सक्राइब करे, तो 1000 करोड़ का जो रह गया है वो कौन सब्सक्राइब करेगा? वो मर्चेंट बैंकर या अंडर राइटर सब्सक्राइब करेगा। तो अंडर राइटर का ये काम होता है कि इन केस ऑफ शॉर्टफॉल फ्रॉम द जनरल पब्लिक, अंडर राइटर हैज टू प्रोवाइड द अमाउंट विच हैज बीन शॉर्टफॉल बाय द पब्लिक। तो अंडर राइटिंग भी दो तरीके की होती है, हार्ड अंडर राइटिंग और सॉफ्ट अंडर राइटिंग। तो सॉफ्ट अंडर राइटिंग तब होती है इन केस अगर जनरल पब्लिक जो है या फिर और कोई इन्वेस्टर क्लास जो है वो आईपीओ का पैसा ना दे पाए। तो यहाँ पे कुछ फिक्स लायबिलिटी नहीं होती है मर्चेंट बैंकर की, और इसके अंदर रिस्क भी फिर इसी हिसाब से कम रहता है। लेकिन हार्ड राइटिंग जो है, अंडर राइटर को अपफ्रंट शेयर सब्सक्राइब करने पड़ते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंदर अपफ्रंट ही शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेता है, और यहाँ पे एक फिक्स लायबिलिटी है उसकी, एक फिक्स बर्डन है, वो पहले से बता देगा कि मैं इतने शेयर सब्सक्राइब करूंगा अपने कोटा से। लेकिन सॉफ्ट अंडर राइटिंग में क्या होता है, अगर पब्लिक ने सारा पैसा नहीं दिया तो उस केस में जितना पैसा बचा होगा वो पैसा फिर अंडर राइटर लेकर आएगा। तो सॉफ्ट अंडर राइटिंग में द अंडर राइटर्स लायबिलिटी अराइव्स एट अ लेटर स्टेज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्स, और हार्ड अंडर राइटिंग में अंडर राइटर एग्रीज टू बाय हिज कमिटमेंट एट इट्स अर्लियर स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है, और यहाँ पे गारंटी होती है अंडर राइटर की वजह से कि फिक्स अमाउंट वो देगा ही देगा। देन कम्स द ओपन एंड क्लोज बुक। तो ओपन एंड क्लोज बुक इशू क्या होता है? देखिए, ओपन बुक इशू के अंदर क्या होगा कि स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है उसके अंदर पूरी स्ट्रिप्स में एक वो चलता रहेगा कि कौन कौन से प्राइस पे कितनी डिमांड आ रही है। तो आईपीओ बुक बिल्डिंग के केस में जो भी बिडिंग प्रोसेस चल रहा होगा वो सारा ट्रांसपेरेंट होगा, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से इन्वेस्टर्स उसको ट्रैक कर सकते हैं, और ये सब करने से उन्हें क्या फ़ायदा हो, कौन से प्राइस पे क्या डिमांड आ रही है, इससे उनको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या आईपीओ के शेयर्स के लिए डिमांड है मार्केट में, और डिमांड है तो कौन से प्राइस में है। लेकिन क्लोज बुक बिल्डिंग के अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं होता है, और शेयर्स जो है वो कट ऑफ प्राइस पे ही लोग जो है एप्लीकेशन, इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन कट ऑफ प्राइस पे लगा देते हैं, तो जो भी कट ऑफ प्राइस कंपनी डिसाइड करेगी उसी पे उनको अलॉट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन बुक बिल्डिंग, द मर्चेंट बैंकर अलॉन्ग विद द इश्यूअर ensures that the demand of the securities and the bids are displayed online on the website of the stock exchange। तो जितनी भी बुक बिल्डिंग के थ्रू डिमांड आ रही है, जिस भी प्राइस पे आ रही है, वो सारी ट्रांसपेरेंटली सबको नजर आएगी। लेकिन क्लोज बुक बिल्डिंग में ऐसा नहीं होगा, और मोस्टली आईपीओ जितने भी आते हैं वो क्लोज बुक बिल्डिंग के थ्रू आते हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ ही एक ही तरीका होता है, कट ऑफ प्राइस पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन लगा दो, तो कट ऑफ प्राइस पे आपको शेयर्स फिर अलॉट हो जाएंगे। देन कम्स द बेसिस ऑफ एलोकेशन। देखिए, डिफरेंट इन्वेस्टर्स क्लासेस होती है जिसको आईपीओ में शेयर्स अलॉट होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल हो गई, रिटेल हो गई, नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गई, हमने डिस्कस भी किया था। तो किस बेसिस पे उनको एलोकेशन होती है ये भी एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स होती है। रिटेल वो होते हैं जिनको अप टू 2 लाख रुपीज़ तक की सिक्योरिटीज अलॉट होती है। नॉन इंस्टीट्यूशनल और या तो कहिए एचएनआईज, वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको 2 लाख रुपए से ऊपर की ज़्यादा अलॉट होती है। और इंस्टीट्यूशनल वो होते हैं जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहलाए जाते हैं, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं जिनकी मिनिमम कैपिटल 25 करोड़ तो होती ही होती है। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट्स होते हैं, नॉन इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट्स होते हैं। देन कम्स द एंकर इन्वेस्टर। देखिए, एंकर इन्वेस्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्यूआईबीज। तो ये वो वाले क्यूआईबीज होते हैं जिनकी कुछ स्पेसिफाइड लिमिट्स हैं, और सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के अंदर इनकी लिमिट स्पेसिफाई की हुई है, तो उसको पढ़ते हैं हम। तो मान के चलिए अगर इशू प्रोसीड्स 250 करोड़ रुपीज़ तक हैं, तो ये मैक्सिमम 2 इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिनको अप टू 10 करोड़ रुपीज़ के शेयर अलॉट होंगे, और मिनिमम 2 मैक्सिमम 15 ऐसे होंगे जिनको 10 करोड़ से ज़्यादा के शेयर अलॉट होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 यानी मैक्सिमम 2 इन केस ऑफ अप टू 10 करोड़, और 2 से 15 ऐसे होंगे जिनको 10 करोड़ से ज़्यादा की अलॉटमेंट होगी। ठीक है, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन की 5 करोड़ तो सबको देनी ही देनी है। और जहां पे 250 करोड़ से ज़्यादा की आईपीओ है, 250 करोड़ से ज़्यादा की है, तो 5 से लेके 15 तो ऐसे होंगे जिनको 250 करोड़ तक की अलॉटमेंट हो जाएगी, और 15 से ऊपर जितने भी हैं, 250 करोड़ से ऊपर जितने भी हैं, 10 इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिनको
250 करोड़ से ऊपर तक की अलॉटमेंट हो जाएगी, है ना। तो सब्जेक्ट टू अ मिनिमम अलॉटमेंट ऑफ 5 करोड़, तो एक इन्वेस्टर को कम से कम 5 करोड़ तो देनी है, फिर 10 करोड़ और 250 करोड़ तक की लिमिट इस पर एप्लीकेबल हो जाती है। अगर वो इशू एसएमई एक्सचेंज पे आए, यानी छोटी कंपनियों वाला जो एक्सचेंज होता है, एसएमई एक्सचेंज कौन सा होता है, जहाँ पे एसएमई कंपनीज लिस्ट होती है। एसएमई कंपनीज जहाँ पे लिस्ट होती है उसको एसएमई एक्सचेंज बोलते हैं। और एसएमई कंपनीज कौन सी होती हैं, जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ से कम होती है, लेस देन 25 करोड़। जिस भी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ से कम होगी उसको एसएमई एक्सचेंज पे लिस्ट कराना चाहिए, कराते हैं। और एसएमई एक्सचेंज इंडिया में 2 हैं, एक तो है एनएससी इमर्ज और दूसरा है बीएसई एसएमई। तो 2 एक्सचेंजेस हैं एसएमई कंपनीज के लिए। तो एसएमई कंपनीज में क्या है, फॉर एलोकेशन अप टू 25 करोड़, 25 करोड़ से कम, ऑन फॉर एलोकेशन अबव 25 करोड़ रुपीस। तो अगर 25 करोड़ से कम है तो 2 ऐसे इन्वेस्टर हो जिनको 2 करोड़ तक की अलॉटमेंट हो जाए, और 2 से 15 इन्वेस्टर ऐसे हो जिनको 2 करोड़ से ऊपर तक की अलॉटमेंट हो जाए, है ना। सब्जेक्ट टू मिनिमम कंडीशन की 1 करोड़ तो एक इन्वेस्टर को देना ही है। दोनों केसेस के अंदर यही रहेगा, 25 करोड़ से ऊपर का आईपीओ चाहे 25 करोड़ से कम का हो। अब 25 करोड़ से ऊपर का आईपीओ है तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 ऐसे होने चाहिए जिसको आप 25 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर दो, और मिनिमम 10 उतने होने चाहिए। 25 करोड़ से ऊपर जितने का भी आईपीओ है तो उसमें एड ऑन 10 आप करके चल सकते हो। देन डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज वो स्टॉक एक्सचेंज होता है जहां पे शेयर्स लिस्ट किए जाते हैं। तो द स्टॉक एक्सचेंज वेयर सिक्योरिटीज ऑफ द इश्यूज आर प्रपोज टू बी लिस्टेड इज चूजन बाय द इश्यूर एज अ डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। या तो एनएससी होगा फिर, या वो बीएससी होगा। तो जहां पे भी लिस्टिंग परमिशन मिलेगी वो डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे एक रिजर्वेशन, एक रिजर्व क्लास ऐसी भी होती है एम्प्लॉयज जिसको हम बोलते हैं। तो जब कंपनीज आईपीओ में शेयर्स अलॉट करती हैं तो वो कुछ शेयर्स जो है एक रिजर्व क्लास के लिए भी रखते हैं, और उन रिजर्व क्लास में सबसे प्रोमिनेंट कौन सी है, एम्प्लॉय। तो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए भी एक रिजर्वेशन बना के रखती है ताकि उनको भी शेयर्स अलॉट करे जा सके। और वो शेयर्स जो है जनरली डिस्काउंट पे होते हैं, जितना भी पब्लिक को अमाउंट बोला जाता है उस अमाउंट से, उस प्राइस से एम्प्लॉयज को डिस्काउंट पे मिलते हैं शेयर्स। तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन है यहाँ पे, एम्प्लॉय मीन्स अ परमानेंट एम्प्लॉय। एक तो परमानेंट होना चाहिए जिसमें डायरेक्टर को भी इंक्लूड करते हैं, या तो वो इंडिया में काम करता हो या इंडिया से बाहर काम करता हो, कंपनी का हो या फिर प्रमोटर कंपनी का हो या फिर सब्सिडरी कंपनी का हो, तीनों ही कंपनी के एम्प्लॉयज को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन वो नहीं, बट डज नॉट इंक्लूड, वो लोग नहीं जो डायरेक्टर, यानी आ डायरेक्टर हु ईदर हिमसेल्फ, हरसेल्फ और थ्रू देयर रिलेटिव्स और थ्रू एनी बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड्स मोर देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग। अगर कोई ऐसा डायरेक्टर या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी के 10 या 10 से ज़्यादा परसेंटेज शेयर्स होल्ड करता हो तो उसको एम्प्लॉय कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। यानी कोई ऐसे एम्प्लॉय कैटेगरी को माना जाएगा जो कंपनी के अंदर कोई सब्सटैंशियल कंट्रोल ना रखता हो और मैनेजमेंट का पार्ट ना हो, तो इसलिए उसको शेयर्स अलॉट किए जा सकते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर। देन यहाँ पे जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, एसएमई स्टार्टअप्स भी है। तो एसएमई कंपनीज को अगर आईपीओ लेकर आना है, अगर एसएमई कंपनीज को पब्लिक से पैसा रेज करना है, मनी रेज करनी है, तो कैसे होगा, क्या फीचर्स हैं, वो भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। Small and medium enterprises can list their securities on an alternative platform on the stock exchanges known as the SME exchange। तो 2 हैं, NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म, BSE SME प्लेटफॉर्म, मैंने डिस्कस किया था। तो कौन सी कंपनीज हैं जिनकी फेस वैल्यू 10 करोड़ से, यानी पेड अप शेयर कैपिटल उनकी 10 करोड़ से कम की नहीं है। जो कम की है तो उनको कंपलसरी है कि वो SME प्लेटफॉर्म पे अपना लिस्ट करें। लेकिन अगर 10 करोड़ से 25 करोड़ तक के बीच में है तो वो चाहे तो मेन बोर्ड यानी मेन स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी पे कर सकते हैं, या फिर वो एसएमई पे ही लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर 25 करोड़ से ऊपर है तो उनको लिए कंपलसरी है कि वो मेन बोर्ड में लिस्ट कराना, उनकी सिक्योरिटीज उनको कंपलसरी है। सो माइग्रेशन टू मेन बोर्ड एन इश्यूर हु सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज एंड हु शेयर कैपिटल इज मोर देन 10 करोड़ रुपीज एंड अप टू 25 करोड़ रुपीज, उनके लिए एक चॉइस है। लेकिन may migrate its specified securities to the main board if it's approved by the shareholders upon fulfilling the listing eligibility criteria। तो शेयर होल्डर का परमिशन लेना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और 25 करोड़ से ऊपर तो कंपलसरी है कि आपको मेन बोर्ड यानी मेन एक्सचेंज पे लिस्ट कराना पड़ेगा। 25 करोड़ से नीचे है तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है, और ये आपके मैनेजमेंट के डिस्क्रेशन पे है कि वो चाहे तो मेन बोर्ड पे लिस्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना जरूरी है और लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट चैप्टर फ्रॉम दिस वाज द लास्ट टॉपिक
and we'll meet with the new chapter in next video. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.